Hi. So we have been through the corporate finance overview and everything. So let's do some 4-5 questions which can appear in quiz as well. First question. We have a treasurer who plans to raise 1000 crore as capital in proportion 40-60 lenders and shareholders. Lenders कौन होते हैं? जो डेट प्रोवाइड करते हैं. शेयरहोल्डर्स कौन होते हैं? जो इक्विटी प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा डेट का पार्ट इतना है, इक्विटी का पार्ट इतना है. ओके. Given the risk of project and amount of financing, lenders require 10% of coupon, while equity shareholders require 12% of return. जो कूपन होता है ना, that is fixed, and lenders मतलब डेट पे तो वैसे भी फिक्स्ड होता है. This might fluctuate, but इस क्वेश्चन में given है 12%, so use that for this. हमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग गिवन है, हमें वेट्स गिवन है. कैन वी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो वी हैव 1000 रुपीज इज कैपिटल, 40 डेट, 60 इक्विटी. इसका कॉस्ट 10%, इसका कॉस्ट 12%. वेटेड एवरेज किया तो 4 and 7.2 आया. अल्टीमेटली वी हैव अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 11.2%. क्वेश्चन में पूछा क्या था? How much is the opportunity cost of capital? Cost of capital for this project is 11.2%. अगर 1 ईयर का ही इन्वेस्टमेंट है तो हाउ मच शुड बी योर टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट? तो हम तो ब्रेक इवन ही कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा नीड्स थोड़ी पता है कि इसको ओवर एंड अबव वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना अर्न करने की इच्छा है, राइट? तो इट हैज अ टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ जितना ये कैपिटल यूज कर रहा है उसका 11.2% कमा ले, जितना हमारा वैक है. तो वैक शुड बी इक्वल टू ROIC एंड इतना ही टारगेट प्रॉफिट कर ले. सिंपल. अनलेस समथिंग एडिशन इज गिवन कि इसको ओवर एंड अबव वैक के इतना कमाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, दिस वन इज इंटरेस्टिंग बट इजी टू सॉल्व. इसमें क्या है कि आपको एक टेबल गिवन है, उसमें कुछ तो भी प्रीफिल डेटा है एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. लाइक इन दिस केस earnings before tax is given 150, annual depreciation is 220, income tax 30, and lenders means the debt providers have supplied 1000 at capital. 11% का वैक है. अब अगर सब कुछ लेंडर्स नहीं प्रोवाइड किया है तो जो वैक है वही हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है, राइट? EBITDA margin is 30% and you have to find out this and this. So starting with whatever we have in hand. Depreciation हमारे पास in hand है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास इन हैंड है. टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम निकाल सकते हैं. यस, अगर टैक्स 30% है इसका तो दिस विल बी 45, दिस विल बी 105. इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? 1000 इंटू 11%, 1110. इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऐड किया तो ईबिट आ जाएगा हमारे पास ऑफ 260. 260 ईबिट है. डिप्रिसिएशन और ऐड कर दिया तो हमारे पास एबिटा आ जाएगा 480 का. अगर हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो 30% है और एबिटा 480 है, मार्जिन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेल्स. सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? 1600. अदर इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला तो लेट इट बी 0. टोटल इनकम हमारी 1600 हो गई. इन सब के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट स्टिल कैन कैलकुलेट इट टू 1120, राइट? स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा है. तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था? EBITDA, नेट इनकम, ऑपरेटिंग, NOPAT, नेट कैश फ्लो, EVA एंड ROIC. सो EBITDA तो क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि 480 आ गया EBITDA. नेट इनकम 105 पोस्ट टैक्स. NOPAT EBIT का पोस्ट टैक्स वर्जन विच इज 182. कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म ही निकाल सकते हैं क्योंकि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी तक पहुंचने के लिए तो हमें नेट बोरोइंग की भी रिक्वायरमेंट होती है. And this is also not the clear picture because working capital changes और fixed capital investments तो given ही नहीं है हमें. तो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. EBIT का पोस्ट टैक्स ले लो, उसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर दो, या EBITDA का पोस्ट टैक्स ले लो, उसमें डिप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट ऐड कर दो. Either way the answer will be 402. ROIC is interesting क्योंकि NOPAT लेना है और कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है. अब अगर पूरा का पूरा कैपिटल डेट ने ही प्रोवाइड किया है तो वही लेना पड़ेगा. 182 by 1000 इट्स 18.2%. नेचुरल इनसाइट, हमारे पास वैक था 11% का, हमने कमा के दिया 18.2%. तो हमने वैल्यू एडिशन किया होगा. यस, कितने का किया होगा? कितना एक्स्ट्रा कमा के दिया? 7.2%. ऑन व्हाट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड? 1000. तो हमने 72 एक्स्ट्रा कमा के दिया. नाउ दिस कुड बी करोड़ और मिलियन, एनीथिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, विजय इलेक्ट्रिकल्स.
अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी गिवन है और बैलेंस शीट भी गिवन है और कॉन्ट्रास्टिंग पीरियड की गिवन है। परफॉर्मेंस इज गिवन फॉर 2021। कैलकुलेट क्या क्या करना है, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कितनी है एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर, आरओआईसी कितना है, वैक कितना है, एंड मार्केट वैल्यू एडेड, फ्री कैश फ्लो, राइट। So starting with working capital calculation, current assets and current liabilities का requirement होगा for 2021 and 2020। यहाँ पे ना as it is given है, ये हमारे पास जो operating current assets है and operating current liabilities है वो कितनी है, तो फाइनल फिगर यही यही उठा लेते हैं। एंड वी नो कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कैश आता है, रिसीवेबल्स आता है, इन्वेंट्री आता है। ये तो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी देखा है, राइट। तो हमने फिगर्स यूज किए एंड वी कैलकुलेटेड व्हाट वाज द वर्किंग कैपिटल फॉर बोथ द ईयर्स, राइट। हाउ मच वाज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। कैसे निकालते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि डेट और इक्विटी दोनों ने प्रोवाइड किया होगा। क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है कि डेट और इक्विटी दोनों ने प्रोवाइड किया है? यस, बिकॉज वी हैव लॉन्ग टर्म लोन्स, contributed capital and retained earnings as well, so this belongs to debt and both these belongs to equity, तो दोनों ने प्रोवाइड किया है, तो नो पैट लेना पड़ेगा। नो पैट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईबिट का पोस्ट टैक्स वर्जन, ईबिट कितना है 41,600, सॉरी अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स है, तो ईबिट कितना है 44,000, टैक्स कितना है 30%, तो ईबिट का पोस्ट टैक्स कितना होगा 44,000 का 70%, which comes to be 30,800। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कितनी लेंगे, दिस कैन बी सब्जेक्टिव अगेन, because usually we take beginning, but if you have repaid or if you have issued some fresh equity in between, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, but just for the sake of understanding we can also take average capital employed for the whole year, because जो इनकम स्टेटमेंट है वो ईयर एंड पे है और कैपिटल एम्प्लॉयड हम शुरू वाली ले रहे हैं, बट इन बिटवीन भी तो कुछ कुछ हुआ हो सकता है, हमें और लोन मिला हो सकता है, हमने शेयर इशू किए हो सकते हैं, हमने रीपेमेंट की हो सकती है, सो वी कैन यूज एवरेज एज वेल व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इस केस में बिगनिंग वाला मेक्स मोर सेंस। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट एंड इक्विटी। इक्विटी में याद रखना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को भी कंसिडर करना है, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग्स भले ही बिजनेस के पास है वो अमाउंट, बट दैट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फर्म। तो ROIC यूजिंग दिस एंड दिस कम्स टू 34 एंड 32%, राइट। नेक्स्ट कैलकुलेशन किसका करना है, मार्केट वैल्यू एडेड का। मार्केट वैल्यू एडिशन के लिए हमें मार्केट प्राइस गिवन है। शेयर कैपिटल comprises of contributed capital and retained earnings, so 69,700, and market value addition भी तो number of shares पे ही देखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इतने शेयर्स हैं इस प्राइस पे, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी होती है 9760। बुक्स में हमने लिख के रखा है 69,700, बुक्स में ज़्यादा है, मार्केट में वैल्यू कम है, तो हमने मार्केट वैल्यू एडिशन किया कि डिस्ट्रक्शन कर दिया। वी डिड द डिस्ट्रक्शन थिंग, बिकॉज बुक्स में ज़्यादा था लेकिन मार्केट ने उतना वैल्यूएशन सपोर्ट ही नहीं किया, तो वी डिड द मार्केट वैल्यू एडेड इन नेगेटिव टर्म्स, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, फ्री कैश फ्लो फॉर 21 वी हैव टू कैलकुलेट। ना फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड इक्विटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोनों ही किया है इस केस में। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईबिट का पोस्ट टैक्स 44,000 था, उसका 70% यहाँ पे ले लिया, डेप्रिसिएशन एज इट इज एंड द वर्किंग कैपिटल पार्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। याद है हमने दोनों साल का वर्किंग कैपिटल निकाला था, दिस एंड दिस, तो 2020 से 21 में कितना चेंज आया वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, द चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट, एंड द चेंज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हाउ मच ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर यू मेड दिस ईयर, कितना किया इस साल, वो कहाँ से दिखेगा, यहाँ से। ये जो दिख रहा है ग्रॉस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, देन डिप्रिसिएशन एंड देन नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, तो व्हाट इज द एडिशन यू मेड। हमारी पॉकेट से तो 8,000 गया होगा ना। ऑलवेज चेक द ग्रॉस फिगर, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो, तो हमने कुछ तो भी 8,000 का मशीन वगैरह ऐड किया होगा, तो हमारी पॉकेट से कितना गया होगा 8,000, तो 8,000 को कंसिडर करना। वर्किंग्स के लिए हमने, सॉरी केपेक्स के लिए हमने 8,000 का खर्चा किया। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ फ्री कैश फ्लो ऑफ 20,580। अदर अप्रोच, एबिटा का पोस्ट टैक्स ले सकते हैं, डिप्रिसिएशन जितना हमको टैक्स सेव करके दे रहा है उतना ले सकते हैं, वर्क एक्स और केपेक्स सेम रहेगा, 20,580 उस केस में भी आएगा। यहाँ पे FCFF से FE जाना पॉसिबल था बिकॉज वी हैव द डेटा ऑफ नेट बोरोइंग और नेट रीपेमेंट्स, एंड उतना ही चाहिए होता है, राइट।
तो हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म लेंगे, उसमें देखेंगे कि नेट बोरोइंग में कुछ चेंजेस हुए क्या। बोरोइंग्स यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स लास्ट ईयर भी 20,000 था, इस साल भी 20,000 ही है, तो कुछ रीपेमेंट भी नहीं हुआ, कुछ एडिशन भी नहीं हुआ, तो नेट बोरोइंग्स टर्न्स आउट टू बी जीरो। सॉरी अगेन देयर वाज अ टेक्निकल इशू। तो हम कहाँ पे थे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म पे थे। इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे पास गिवन है इस केस में, एंड उसका टैक्स पोस्ट टैक्स इम्पैक्ट कितना आता है 2400। we will reduce this figure and we will reach to 18,900. This is the free cash flow available for equity, and for the whole firm it is 20,580. This question was interesting and doable as well. Next we have CDL, जिसका सेल्स ना, दिस इज ना एडिशनल फाइनेंसिंग नीड वाला क्वेश्चन, जहाँ पे हमको प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज वेल। तो द क्वेश्चन इज कि सेल्स 2018 में वो 600, 2019 में 20% बढ़ जाएगी, सॉरी 500 से 600 हो जाएगी, 20% ऑन 500 100 से बढ़ जाएगी। assets given are 300 million at the end of 2018। Quadient full capacity पे है, तो assets must grow in proportion to sales। at the end of year current liabilities 100 है, उसका composition कितना है, 25 is accounts payable, 50 is notes payable, 25 is again accrued liabilities। profit margin 3%, retention ratio 30%। retention ratio इतना है तो dividend payout ratio कितना होगा, 70%, क्योंकि दोनों को मिला के ही तो हम प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। 2018 का डेटा गिवन है, 2019 का गिवन है। सेल्स 503, 20% बढ़ के 600 हो गई। असेट्स 300 था, 20% से बढ़ाया सिमिलर टू सेल्स, ये हो गया 360। अकाउंट्स पेबल 2018 का गिवन है 25, 50 एंड 25। प्रॉफिट मार्जिन 2019 का गिवन है 3% एंड 30%। सो जो एडिशनल फाइनेंसिंग नीड वाला पार्ट होता है ना, वो हमको ये बोलता है कि आपको कितना अगले साल पैसा सोर्स करने की जरूरत पड़ सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द सेल्स यू आर गोइंग टू जनरेट, बिकॉज सेल्स विल रिक्वायर असेट्स, विच असेट्स, करंट असेट्स, ऑपरेटिंग करंट असेट्स, एंड उनको खरीदने के लिए आपको पैसे लगेंगे। तो दिस इज योर काइंड ऑफ खर्चा जो कि आप सोर्स करोगे आपकी लाइबिलिटीज के थ्रू, एंड आपकी सेल्स ग्रोथ से जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा ना, जो आप बचा के रखोगे उसके थ्रू। तो ये क्या बोल रहा है, जो भी आपके चेंज इन असेट्स आएंगे, कौन से असेट्स, वो असेट्स जो सेल्स को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, वो आप फाइनेंस करोगे उन लायबिलिटीज के थ्रू जो कि आपकी सेल्स को डायरेक्टली स्पॉन्सर करती हैं, एंड थ्रू योर प्रॉफिट जो आप सेल्स पे जनरेट करोगे और अपने बिजनेस में बचा के रखोगे। इस केस में क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटिंग करंट एसेट्स गिवन है 300 के, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू सेल्स। कितना परसेंट सेल्स, 60% एसेट्स जो है वो सेल्स को बिलोंग करते हैं, एंड इसमें ग्रोथ हुआ था 100 का, सो वी नीड 60 मोर लाइक एसेट्स टू जनरेट द 20% ग्रोथ इन सेल्स। करंट लायबिलिटीज में कितना चेंज आया होगा, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, बट इस केस में हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो नोट्स पेबल है ना, दैट इज अ प्री डिसाइडेड सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ सेल्स, विच इज एक्चुअली द केस, बिकॉज अकाउंट्स पेबल तो आप परचेज पे करते हो कि मैंने परचेज कर लिया, कुछ मेरे को फ्यूचर में देना पड़ेगा, राइट। परचेज करते हो, परचेज forms part of the cost of goods sold, and this is directly linked with sales. So whenever you see accounts payable, it is a part of liabilities which is going to change based on your sales figure. Accrued liabilities से कुछ तो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था, which again form part of the cost of goods sales because वो goods को बनाने में यूज हुआ है, which is linked to sales, right. नोट्स पेबल इज अ क्लियर कट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इस पे हमको इंटरेस्ट भी लगता है समटाइम्स, लाइक इट कैन बी द कॉर्पोरेट या कमर्शियल पेपर थिंग, जिसपे बहुत ओवरनाइट लेंडिंग होती है, बट इट इज प्री डिसाइडेड एंड इट इज फॉर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉट फॉर योर सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट। तो इतने का खर्चा करना है, फाइनेंस बाय दिस एंड दिस, इसके बियॉन्ड जो बचेगा वो हमको एडिशनल फाइनेंसिंग की नीड से पता चलेगा, या उतना हमको सोर्स करना पड़ेगा। 300 million of our assets belong to 500 of your sales, and the change in sales is of 100. So to make us an additional sales of 100, you need 60 का additional assets. Liabilities कितना सपोर्ट कर सकती हैं, जितना वो बिलोंग करती है। Liabilities हैं कितनी, 50 की liabilities on a sale of 500,
to support additional of 100 will give you a sponsorship of 10 only, and in this case हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर 600 की सेल्स करेंगे, उस पे हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट का इतना परसेंट हम बचा के रखेंगे। फिर से नेक्स्ट ईयर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम टोटल सेल्स इतने की करेंगे। यहाँ और यहाँ पे हमने सिर्फ एडिशन या चेंजेस लिए थे, यहाँ पे हम टोटल सेल्स अज्यूम कर रहे हैं कि हम इतने की करेंगे, उस पे हमको 3% का प्रॉफिट होगा। उस 3% मतलब से 600 का 3% होता है 18, उस 18 के दो हिस्से होंगे, एक 30%, एक 70%। 30% वी आर गोइंग टू रिटेन विच इज 5.4 एंड रेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जितना हमने रिटेन किया वो तो हमारे पास ही है, जितना बांट दिया वो तो शेयर होल्डर को चला गया। नेक्स्ट टाइम हमें पैसे की जरूरत होगी तो क्या करना पड़ेगा, सोर्स करना पड़ेगा। अभी क्या है, एडिशनल फाइनेंसिंग की नीड कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना हमारे पास इन हैंड था, इतना लाइबिलिटी से स्पॉन्सर हो जाएगा, इतने का रिक्वायरमेंट है, तो बाहर से कितना लाना पड़ेगा 44.6 करोड़ और मिलियन एनीथिंग, राइट। सो आसान भाषा में इतना पैसा और लगेगा टू मेक एन एडिशनल सेल्स ऑफ ₹100, राइट। फिर से असेट्स हमारा खर्चा कराते हैं, OCL काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराती है, एंड दिस इज योर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कितनी सेल्स की, उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, उसका कितना हिस्सा आप अपने पास रिटेन करके रखते हो। इन सबको जब हमने एडजस्ट किया तब हमें पता चला कि 44.6 अभी भी शॉर्ट है टू मेक एन एडिशनल सेल्स ग्रोथ ऑफ 100, राइट। व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर यही असेट्स 400 मिलियन होते तब कितना पैसा चाहिए होता, और कैपिटल इंटेंसिटी क्या होती। कैपिटल इंटेंसिटी बोलती है कि आपकी सेल्स को सपोर्ट करने के लिए आपको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ जाती है हमारी, एंड इंस्टेड ऑफ 60 80 हो गया, तो 20% का चेंज हुआ फॉर सेल्स ग्रोथ ऑफ 100, तो 20 की एडिशनल रिक्वायरमेंट हो जाती। यहाँ पे भी रख के देखें तो इंस्टेड ऑफ 300 ये 400 हो जाता, यहाँ पे 80 हो जाता, 80 - 10 - 5.4, दिस वुड बी 64.4, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, AFN क्या है। कंपनी हैड 3 मिलियन इन असेट्स, हाउएवर पेज नो डिविडेंड, 100% रिटेन किया है। अगर 100% रिटेन किया है तो यहाँ पे 3 की जगह 1 आ जाएगा सिर्फ। सो वॉट एवर यू आर प्रॉफिट मेकिंग यू कीप इट योर सेल्फ, लाइक डीमार्ट कभी डिविडेंड नहीं दिया जिसने, उसको आपने रिटेन किया, तो आपकी जो एडिशनल फाइनेंसिंग की नीड है वो कम हो जाएगी। 300 वाला केस ही है, ये 50 है, ये 100% रिटेन किया, 60 - 10 - 18, 32 ही बाहर से लाना पड़ेगा बिकॉज 18 आपने अपने पास बचा के रखा था। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका एक इंटरनल ग्रोथ रेट निकालने का भी क्वेश्चन है। इंटरनल ग्रोथ रेट हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस द बिग स्टोरी के इंट्रोडक्शन में देखा था कि ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रोथ रेट हम कितना कर रहे हैं, हम कितनी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मतलब जितना पैसा हमारे पास हाथ में है, हाथ में कितना है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो हमने रिटेन किया, वॉट एवर वी हैव रिटेन्ड, उस पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, दिस इज योर प्रॉफिट मार्जिन ना, दिस इज योर प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज योर रिटेंशन रेशियो, ठीक है। एंड हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, असेट बेस्ड ऑन सेल्स हमारे पास इतना है, लाइबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स हमारे पास इतना है, एंड अगेन वी हैव दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो दिस एंड दिस इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हमारा खर्चा कराएगा। इन सबको स्पॉन्सर करने के लिए हमें 1.8% की ग्रोथ से काम करना पड़ेगा, और ऑर्गेनिकली वी कैन सपोर्ट थ्रू आवर इंटरनल फाइनेंसेस दिस मच % ऑफ योर ग्रोथ, राइट। दिस मे साउंड एम्बिगुअस एंड इन रियल लाइफ यू विल नेवर गेट टू नो कि एक बिजनेस का सेल्स से रिलेटेड असेट्स कितना है, उसका सेल्स से रिलेटेड लाइबिलिटीज कितना है। प्रॉफिट मार्जिन फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड रिटेंशन रेशियो इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव क्योंकि किसी भी ईयर में स्टैगनेंट नहीं होता। सो दिस इज मोर ऑफ अ मेमोरी बेस्ड थिंग, बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज प्रॉफिट मार्जिन पे कितना रिटेन करके रखा, एंड दीज आर ऑल द खर्चा एंड स्पॉन्सरशिप। सो राइट, दिस कैन बी योर ग्रोथ रेट, एंड दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एंड इट इज क्लियरली बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस। क्वेश्चन क्या है कि नेट इनकम फॉर 2019 निकालनी है, 2018 का डेटा गिवन है एंड प्रोजेक्शंस गिवन है कि किस बेस पे क्या क्या करना है। सो आई हैव डन दिस क्वेश्चन ऑन एक्सेल। सेल्स 1400 था तो वो 25% से बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी वो आई गेस 64% ऑफ सेल है, तो यहाँ पे भी 64% लगा देना है। एबिटा कैलकुलेट हो जाएगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें शायद गिवन ही है, या 25% से वो भी बढ़ रहा है।
तो 180 का 25% 45, उससे ग्रो करा दिया, ईबिट आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ईबीआईटी कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्सेस सेम है 30%, पैट कैलकुलेट हो गया, डिविडेंड जो पार्ट है ना, हाउ मच वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, वो कैसे कैलकुलेट हुआ दिस डिविडेंड पे आउट रेशियो, दिस इज 72 डिवाइडेड बाय 203. हाउ मच ऑफ दिस 203 यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, 35 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 65 रिटेन कर लिया. नेक्स्ट ईयर भी यही पॉलिसी अप्लाई करनी है, डिविडेंड इतना बांटेंगे, रिटेन इतना करेंगे, तो हमें पता चल गया कि 131 से कितना ग्रो हुआ था रिटेंशन रेशियो, या सेम फॉर डिविडेंड रेशियो कि कितना ग्रोथ हुआ, वो वी कैन कैलकुलेट. So this was the last question for this video. If I get more, I will create another one. Sorry for the interruptions in between and my pace as well, because I have a bad voice. And thanks for watching.